यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और रैगिंग के डर से मीरा के हाथ पैर फूल गए थे। उसकी फैमिली ने उसे काफ़ी समझाया था कि देखो मीरा, बिल्कुल भी नहीं घबराना, लेकिन वो मीरा ही क्या जो भीड़ में जाए और घबराए नहीं। उसके पापा उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर उतार कर चले गए थे और वो कांपते कदमों के साथ गेट पार करके अंदर आ चुकी थी। एक बड़े से दुपट्टे में लिपटी हुई वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो सांवली सलोनी सी लड़की कंधे पर काला छोटा सा बैग डाले बार बार अपने दुपट्टे को इधर उधर से सही कर रही थी और यही सोच रही थी कि उसका डिपार्टमेंट किस तरफ है। कुछ हिम्मत करके उसने कदम आगे बढ़ाए थे। कुछ देर इधर उधर चक्कर काटने के बाद वो एक जगह आकर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेफिक्र नौजवान लड़के लड़कियां इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन किसी ने भी रुककर उस परेशान सी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो घबराहट के मारे रो ही पड़ती कि एक नरम और प्यारी सी आवाज़ उसके पास उभरी। मे आई हेल्प यू? मीरा ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। एक अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की और स्टाइलिश बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी और उससे पूछ रही थी। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मीरा के गले से एक मरी मरी सी आवाज़ निकली, जी? नई आई हो? लड़की ने पूछा। किस डिपार्टमेंट की हो? इकोनॉमिक्स। मीरा ने सिर झुकाकर ऐसे जवाब दिया जैसे किसी जुर्म को कबूल कर रही हो। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? लड़की ने सर को हल्का सा हिलाकर पूछा। डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। मीरा बुरी तरह हकलाई। लड़की ने एक नज़र उसके डर से सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डाली और फिर एक निगाह उसके पीछे ही बने डिपार्टमेंट पर, जहाँ पर साफ तौर पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा था। लड़की ने हैरत से सिर हिलाया। ये तुम्हारे पीछे ही तो है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, उसने हाथ से इशारा करके कहा। मीरा ने अचानक मुड़कर देखा और बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। बाय द वे, मेरा नाम राशि है, केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हूँ, सेकंड लास्ट सेमेस्टर है मेरा। लड़की ने अपना नाजुक सा दूध जैसा सफ़ेद हाथ उसकी ओर बढ़ाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मीरा ने कुछ हिचकिचाते हुए उससे हाथ मिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? राशि ने पूछा। मीरा, वो हल्के लहजे में बोली थी। खूबसूरत और कॉन्फिडेंस से भरी राशि के सामने उसे अपना आप बेहद हीन और कम लग रहा था और हमेशा की तरह वो हीन भावना की शिकार हो गई थी। नाइस, नाम अच्छा है आपका। मीरा, तुम्हारा डिपार्टमेंट सामने ही है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। हाथ के इशारे से उस तरफ इशारा करते हुए राशि ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कहा था। तो मीरा ने हल्के से सिर हिला दिया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देती हूँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि अक्सर न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट डे पर बौखला जाते हैं, मगर परेशानी की बात नहीं है। हमारी इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अब किसी भी तरह की कोई रैगिंग नहीं होती। यहाँ से किसी से भी पूछती वो तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट तक पहुँचा देता। वो बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में बात कर रही थी और मीरा का हाथ थामे उसके डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। मीरा की झिझक अब कुछ कम होने लगी थी। मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मैं उनसे कह दूँगी कि तुम्हारा ख्याल रखें, वो उसे बता रही थी। फिर उसे उसकी क्लास तक छोड़कर चली गई। मीरा कांपते कदमों के साथ क्लास में दाखिल हो गई। सबने एक नज़र उस पर डाली थी। बड़े से काले दुपट्टे में खुद को छुपाती वो सांवली सलोनी सी, मगर देखने में फिर भी काफ़ी खूबसूरत और मासूम सी लग रही थी। हालांकि शक्ल से थोड़ी दब्बू भी नज़र आ रही थी। लड़कियों ने उसे देखकर नाक भौं चढ़ाई। लड़कों को उसमें कुछ खास नज़र आया था। मीरा पीछे की बेंचों में से एक पर जाकर बैठ गई और अपनी किताबें खोल लीं। राशि यूनिवर्सिटी से घर वापस पहुंची तो उसका ध्यान उसी लड़की मीरा की ओर था। मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी इनसिक्योर और घबराई हुई लड़की थी। मुझे डर था कहीं रो न दे। राशि काफ़ी देर से अपनी माँ और पिताजी के कान खा रही थी। तो बेटा, आप उसके साथ दोस्ती करें और उसे गार्ड करती रहा करें। धीरे धीरे वो भी यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो जाएगी। और पिताजी ने एक फैशन मैगजीन के पन्ने पलटते हुए अपने ख़ास अंदाज में जवाब दिया। हाँ मम्मी, मैं तो उसे फ्रेंडशिप करने का पक्का इरादा कर चुकी हूँ। बहुत ही इनोसेंट और क्यूट सी है वो, छोटी सी लगती है, बिल्कुल किसी कॉलेज गर्ल की तरह। राशि के दिमाग पर आज सिर्फ और सिर्फ मीरा सवार थी। कौन छोटी सी लगती है? एक शौक और खूबसूरत मर्दाना आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर पलटी थीं और फिर राशि अरुण भैया कहकर एकदम से अपनी जगह से उछल पड़ी थी। अरुण आर्मी की फुल यूनिफॉर्म में एक छोटा सा सफरी बैग कंधे पर टांगे कमरे में दाखिल हो रहा था। उसकी शेब हल्की बढ़ी हुई थी और चेहरे पर थकान के आसार थे, मगर काली आंखें जिंदगी की चमक से भरपूर थीं। व्हाट अ सरप्राइज! राशि भाई से लिपट गई थी। कैसी है मेरी गुड़िया? कप्तान अरुण ने बहन के सिर पर प्यार करते हुए मोहब्बत से पूछा। एकदम फिट।
राशि अलग होते हुए बोली। आगे बढ़कर अरुण अपनी माँ के कदमों में झुक गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा और फिर उनके गले लग गया। ये तो उसकी बचपन की ही आदत थी। अर्पिता जी ने अपने इस आज्ञाकारी बेटे के सिर पर एक प्यार भरा चुंबन दिया था और उसे अपने पास बिठा लिया। भैया, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर कि मैं बता नहीं सकती। राशि की खुशी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। कैप्टन अरुण मुस्कुराते हुए माँ के बराबर बैठ चुका था। कितने दिनों के लिए आए हो बेटा? अर्पिता जी ने मोहब्बत से उसका चेहरा छूकर पूछा। पूरे 1 महीने के लिए आया हूँ मम्मी। उसके जवाब पर राशि तो खुशी के मारे उछल पड़ी। वाह भैया, इसका मतलब आप सुनैना दीदी की शादी अटेंड करके ही जाएंगे। कितना मज़ा आएगा, वो एकदम एक्साइटेड होकर बोली थी। बिल्कुल, खूब एंजॉय करेंगे सब मिलकर। अरुण ने उसकी बात पर हामी भरी थी। हाँ बिल्कुल एंजॉय करना। अभी जाओ पारो से कहकर भाई का कमरा सेट करवाओ और जाते हुए 1-2 कप चाय भी भिजवा देना, अर्पिता जी ने कहा, जबकि अरुण ने अपना सिर माँ की गोद में रख दिया। मैं आपको बहुत मिस करता था मम्मी। मैं भी तुझे बहुत मिस करती थी बेटा, लेकिन फिर ये सोचकर मेरे दिल को सुकून था कि मेरा बेटा देश के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और मुझे गर्व करना चाहिए कि मैं एक बहादुर फौजी की माँ हूँ। उसके घने बालों में उंगलियां फेरते हुए वो ममता से भरपूर अंदाज में कह रही थी। अरुण को अपनी माँ की बातों और उनके मजबूत इरादों पर गर्व महसूस हुआ। ये उनकी परवरिश का ही नतीजा था कि आज वो तीनों बहन भाई जिंदगी के हर मैदान में कामयाबियां बटोर रहे थे। अब मेरे साथ चले मम्मी, अब मुझे घर मिल चुका है। बहुत अकेला हूँ वहाँ पर। तेरी तन्हाई का हल भी सोच लिया है मैंने। हल? जरूर भैया की शादी करेंगी ना? मम्मी के पीछे से राशि ने कमरे में दाखिल होते हुए उनकी बात को बीच में ही पकड़ लिया था और अर्पिता जी खुलकर मुस्कुराईं। बिल्कुल, अब सुनैना के बाद अरुण का ही नंबर है। बेटा, कोई लड़की पसंद है तो बता दो, बाद में शिकायत मत करना कि आपकी मर्जी का ख्याल नहीं किया गया। राशि फर्श पर ही बैठ चुकी थी। हाँ बेटा, तुम्हारी जो पसंद है उसे बता देना। जिंदगी तो तुम्हें ही उसके साथ गुजारनी है। अर्पिता जी जो एक खुले विचारों वाली औरत थीं, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपी थी। पसंद तो कोई नहीं है मम्मी, लेकिन अगर कोई पसंद आई तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, अरुण ने संजीदगी से जवाब दिया। वैसे भैया, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? राशि ने जासूसी वाले अंदाज में पूछा था। एकदम शर्मीली टाइप, जो गैर मर्दों की निगाहें अपने ऊपर हराम समझें, जो खुद को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए सहेज कर रखें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने मन की बात अपनी बहन और माँ के सामने रख दी थी। ये क्या बात हुई भैया? बस एक ही क्वालिटी, यानी लड़की शर्मीली होनी चाहिए। गुड़िया, शर्म एक ऐसा जेवर है जो हर लड़की के पास होना चाहिए। इस एक क्वालिटी में सारी क्वालिटी आ जाती हैं, क्योंकि शर्म खूबसूरती, सादगी और खुश रखने की कला होती है, सब कुछ समेटे होती है। वो न जाने किन ख्यालों में डूब कर बोला था और फिर उठकर खड़ा हो गया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। अरे, तुमने जाना नहीं है? असाइनमेंट में मीरा को उलझे देखकर राशि पूछ बैठी। बस भाई का मैसेज आया था, वो आने वाला है, अब निकल ही रही थी। मीरा धीरे से बोली। चलो फिर साथ ही चलते हैं, राशि ने उठते हुए कहा। तो वो भी अपना बैग कंधे पर डालते हुए उठकर खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ पार्किंग एरिया तक आई थीं। आओ तो मैं मम्मी से मिलवाऊं, राशि ने उससे कहा। नहीं यार, अभी नहीं। वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। अरे आओ ना यार, मम्मी तुम्हें खा नहीं जाएंगी। आज उसकी माँ उसे पिक करने आई थी और राशि मीरा को अपनी माँ से मिलवाने की जिद पर अड़ी थी। फिर वो उसे खींचती हुई गेट से बाहर लाई और एक काले रंग की मर्सिडीज के पास जाकर रुकी। राशि ने गाड़ी के शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। राशि, इतनी देर? गाड़ी का शीशा नीचे हुआ था। फिर एक खूबसूरत मर्दाना आवाज़ मीरा के कानों में टकराई। हालांकि उसने गाड़ी में बैठे इंसान को नहीं देखा था, क्योंकि वो राशि के पीछे खड़ी थी। हाँ, बस हम बातें कर रहे थे मम्मी। मम्मी आइए, आपको मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा से मिलवाती हूँ। राशि ने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी अर्पिता जी से कहा। अर्पिता जी ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा। हल्की आसमानी रंग की साड़ी में आंखों पर सनग्लासेस लगाए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मीरा एकदम से घबरा गई। नमस्ते आंटी, वो मुश्किल से बोली थी। अर्पिता जी ने मुस्कुराकर उसे देखा और वो मासूम सी लड़की के गाल को प्यार से छू गई। नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? राशि बहुत जिक्र करती है आपका, उन्होंने प्यार भरे अंदाज में कहा। मीरा का चेहरा गुलाबी हो गया। मम्मी, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, राशि ने उसका हाथ दबाकर एक्साइटेड लहजे में कहा। मीरा हल्के से मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी हीन भावना की हल्की झलक थी। अरे, ये अरुण भैया अंदर बैठे क्या कर रहे हैं?
राशि गाड़ी की तरफ बढ़ी और झुककर अंदर झांका। अरुण भैया, मेरी बेस्ट फ्रेंड खड़ी है और आप इधर बैठे हैं। आखिर को मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसने अपने भाई को बुरी तरह लताड़ा। तो क्या करूं? 21 तोपों की सलामी दूं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को? उसने दबी हुई गुस्से भरी आवाज़ में पूछा। जवाब में राशि ने उसे घूर कर देखा तो वो ओके कहते हुए गाड़ी से बाहर आ गया। अर्पिता जी मीरा से बातें कर रही थी। वो भी धीरे धीरे कुछ कह रही थी और तभी अरुण भी अर्पिता जी के पास आकर खड़ा हो गया। मीरा, ये मेरे अरुण भैया हैं, और भैया ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरा। राशि ने इंट्रोडक्शन करवाया। मीरा ने नज़र उठाकर सामने खड़े अरुण को देखा। काली पैंट और सफ़ेद शर्ट में वो लंबा कद और खूबसूरत हैंडसम इंसान था। मीरा ने अचानक अपनी नज़रें झुका लीं। मीरा, कैसी हो आप? अरुण ने एक फॉर्मल सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी ठीक हूँ। मीरा ने अपने दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए धीरे से जवाब दिया था। उसकी आवाज़ भी हल्के हल्के काँप रही थी। अरुण की नज़रें एक पल के लिए उसके चेहरे पर ठहर गईं। धूप की वजह से मीरा ने अपना दुपट्टा सिर पर डाल रखा था, फिर भी गर्मी और धूप की वजह से उसका हल्का सांवला रंग गुलाबी होने लगा था। वो बेहद प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और पवित्रता थी कि एक पल में ही अरुण की नज़रें झुक गईं। चले मम्मी? अरुण ने अर्पिता जी से पूछा। हाँ हाँ मीरा बेटे, आप किसी दिन हमारे घर जरूर आना। बल्कि ऐसा करो, इसी संडे को आ जाना। इस संडे को हम सब मिलकर एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं अपने बेटे के आने की खुशी में। तुम भी उसमें शामिल हो जाना। अर्पिता जी ने बड़े ही प्यार से कहा था। जी, उसने नज़रें झुकाते हुए छोटा सा जवाब दिया। अरुण की मौजूदगी उसे बुरी तरह कंफ्यूज कर रही थी और अरुण उसके घबराने पर दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कोई लड़की इतनी शर्मीली और आत्मविश्वास से खाली हो सकती है। हर सूरत में आना है तुमने, राशि ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मीरा ने नज़रें उठाई तो उसे सामने से अपने भाई राहुल की बाइक आती दिखी तो उसकी जान में जान आई थी। मेरा भाई आ गया, वो जल्दी से बोली। उसके चेहरे पर एकदम से राहत की लहर दौड़ गई थी, जिसे अरुण ने गौर से देखा। ओके बाय, फिर मिलेंगे। राशि ने उसकी दाएं गाल को हल्के से चूम कर कहा। उसकी हरकत पर मीरा का चेहरा गुलाबी पड़ गया। फिर वो अर्पिता जी और राशि को बाय करते हुए बोली, मैं कोशिश करूंगी संडे को आपके घर आने की। और बिना अरुण को बाय किए तेज कदमों से चलती उस तरफ चली गई जहां उसका भाई खड़ा था। वे तीनों गाड़ी में बैठे और अरुण ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी नज़रें बिना सोचे समझे ही सामने खड़ी मीरा पर थीं, जो अब अपने दुपट्टे को संभालती अपने लंबे घने काले बालों को समेट कर जूड़ा बना रही थी। शायद अब वो गर्मी से तंग आ चुकी थी, इसलिए दुपट्टा सिर से हटाकर कंधों पर फैला लिया था और खुले बालों को जूड़े में बांधने लगी। अरुण ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। रात के खाने के बाद जैसे ही मीरा ने अपने पापा सुरेश जी को बाहर हॉल में देखा तो वो उनके पास चली आई। पूछो बेटा, सुरेश जी ने प्यार भरे अंदाज में कहा। पापा, मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, राशि नाम है, तो उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से ही मुझे इस संडे को अपने घर बुलाया है। बस एक छोटी सी पार्टी है, उनकी अपनी फैमिली के लोग होंगे। उसने रुक रुक कर अपनी बात बताई। बेटा, तुम्हें पता तो है तुम्हारी दादी को लड़कियों का किसी अनजान घर जाना पसंद नहीं, और सच कहूँ तो मैं भी खुद नहीं चाहता। दोस्ती को यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रखो। तुम्हें पता है ना, मैंने ख़ानदान भर की बुराइयां झेलकर तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया है। सुरेश जी ने बेहद संजीदगी से कहा। मीरा बहुत सारी बातें मन में लिए चुपचाप बिना बहस किए अपने कमरे में चली गई। उसकी दादी और उसकी भाभियों ने भी इस बात का विरोध ही किया था। अगले दिन मीरा ने राशि को समझाने की कोशिश की तो वो नाराज़ हो गई। तू समझती नहीं है यार, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि लड़कियां अपने दोस्तों के घर जाएं। प्लीज़ राशि, माइंड मत करना, तू मेरी इकलौती दोस्त है, मैं तुझे नाराज़ नहीं कर सकती। अगर मैं तेरे घर आकर सबसे बात करूं तब तो मान जाएंगे ना सब लोग? राशि ने पूछा। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, उसने धीरे से जवाब दिया। जबकि राशि ने उसका एड्रेस मांग लिया तो उसने अपना एड्रेस राशि को दे दिया। राशि अगले दिन शाम को ही उनके घर पहुंच चुकी थी। आंगन में मौजूद सभी की नज़रें राशि की ओर उठी और फिर पलटना भूल गईं। वो इतनी खूबसूरत थी और ऊपर से उसके कपड़े पहनने का स्टाइल खूबसूरत और बोल्ड, इस मिडिल क्लास घर के लोगों के लिए चौंका देने वाला था। हाय, कैसी हो? राशि ने आगे बढ़कर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, राशि बोलती हुई इसके साथ आंगन की तरफ बढ़ गई। आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा तुमसे मिल लूँ और साथ ही साथ अपनी सिस्टर की शादी में इनवाइट भी कर दूँ। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम आ गई।
मीरा ने धीरे से कहा। नमस्ते जी। आगे बढ़कर राशि ने आंगन में बैठे सभी लोगों को नमस्ते किया। वे सब तो अभी तक उसके इस बोल्ड अंदाज को देखकर ही स्तब्ध थे कि उसके इतने नम्र स्वभाव ने उन्हें और भी चौंका दिया। अगले ही पल वो सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। लोग हक्का बक्का रह गए थे। ये मेरी मम्मी हैं, ये मेरे दादू, और ये बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी। मीरा जल्दी जल्दी सबका इंट्रोडक्शन करवाने लगी। राशि ने सबके साथ हल्की फुल्की बात की और फिर तख्त पर बैठे दादू के बराबर में आकर बैठ गई। वहां मौजूद सब लोग राशि की पर्सनालिटी से इतनी बुरी तरह इम्प्रेस हो गए थे कि बौखलाहट और घबराहट एक साथ छा गई थी। राशि ने अपने लेयर्स में कटे लंबे सीधे बालों को समेट कर दाएं कंधे पर डाला। अभी वो कुछ और बोलती कि गेट पर हल्की दस्तक हुई थी। राहुल दरवाजे की ओर बढ़ा और मीरा ने जल्दी से पीछे से आवाज़ लगाई, राहुल ऐसा करो। राशि के ड्राइवर को बाहर ड्राइंग रूम में। उसकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला इंसान ड्राइवर नहीं बल्कि अरुण था। राशि हंसने लगी जबकि अरुण के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो मीरा के शब्दों को सुन चुका है। मीरा शर्मिंदगी से बुरी तरह घबरा गई। मेरे भाई को ड्राइवर मत कहो यार, राशि हंसते हुए बोली, जबकि अरुण अब अंदर आ चुका था। वहां मौजूद सभी लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठी और उसके लिए तारीफ के भाव उभरे। ये मेरे भाई हैं आंटी, मेरे अरुण भैया, राशि ने उठते हुए कहा, जबकि अरुण धीरे से चलता हुआ आंगन में आया। अरुण ने शिष्टता से दादू और मीरा की माँ अनीता जी को नमस्ते किया। आई एम सॉरी, मुझे लगा राशि तुम ड्राइवर के साथ आई हो, मीरा ने राशि के साथ बैठते हुए धीमी आवाज़ में कहा। इट्स ओके यार, राशि ने लापरवाही से कहा। अरे भाई, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लाओ, दादी ने आवाज़ लगाई। मैं सिर्फ अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आई हूँ आंटी। उसने अपने बैग में से खूबसूरत सा वेडिंग कार्ड निकालकर मीरा की ओर बढ़ाया। आप सब लोग जरूर आना। और हाँ आंटी, कल संडे है ना, तो कल हमारे घर पर बस एक छोटी सी पार्टी है, तो प्लीज़ आप मीरा को भेज दीजिएगा। उसने उठकर खड़े होते हुए कहा। अरे हाँ हाँ, ज़रूर आएगी, दादी ने जल्दी से कहा। सबसे मिलने के बाद वो वहाँ से निकलने लगी तो मीरा से मिलते हुए बोली, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी दादी और दादू दोनों मान चुके हैं और बाकी सभी भी, ज़रूर आना। और फिर संडे का दिन भी आ गया। मीरा ने हल्के गुलाबी रंग का सादा सा लंबा फ्रॉक पहना था जिसकी आस्तीनें चूड़ीदार थीं। उसने अपने लंबे बाल सुलझाकर सूखने के लिए छोड़ दिए थे। उसी वक्त नैना कमरे में दाखिल हुई। अरे, वो ग्रीन वाला फ्रॉक पहनती ना, ये तो इतना सिंपल सा है। वो कमर पर हाथ रखकर उसे ऊपर से नीचे देख कर बोली थी, शादी में नहीं जा रही मैं, बस एक छोटी सी पार्टी है, वो भी उनके अपने फैमिली के लोग हैं। मीरा ने नाक चढ़ाकर कहा। अरे, तो वो तुम्हारी दोस्त इतनी अमीर है, वहाँ जाकर देखना, उनके एक दो रिश्तेदार और होंगे, वो कितना बन ठन कर आए होंगे। नैना कहते हुए बिस्तर पर पाँव फैलाकर लेट गई। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो धीरे से बोली। अच्छा बाबा, थोड़ा सा मेकअप तो कर लो, बिल्कुल फीका सलगम लग रही हो। मीरा ने पलटकर आईने में खुद को देखा। बड़ी बड़ी काली आंखें, ऊंची सुतवा, छोटी सी नाक और कटावदार हल्के गुलाबी होंठ। वो आमसी होते हुए भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, काजल ही लगा लो यार, नैना ने फिर सलाह दी। मीरा ने इस बार उसकी बात मानते हुए अपनी आंखों में हल्का सा काजल लगाया, होंठों पर हल्का सा गुलाबी लिप ग्लॉस भी लगा लिया और आईने के सामने से हट गई। फिर बेड से बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा उठाकर कंधों पर डाल लिया। लंबे बाल अब भी गीले थे। तभी राहुल भागते हुए आया। दीदी, तुम्हारी दोस्त आ गई। तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। सबको बाय बोलकर वो घर से निकल आई। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। राशि के साथ चलते हुए वो दाएं तरफ के कमरे में दाखिल हुई, जो शायद टीवी लॉन्च था। एसी की हल्की सी कूलिंग और एक सॉफ्ट सी खुशबू कमरे की फिजा में तैर रही थी। राशि उसे वहां बैठने का कहकर चली गई। वो एक नरम से सोफे पर बैठ गई और आसपास निगाह दौड़ाई। बहुत खूबसूरत और बड़ा सा कमरा था। सामने वाली दीवार पर बड़ी सी एलसीडी लगी थी जिस पर बिना आवाज़ के कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था। मीरा की आंखों में तारीफ उभर आई। पूरे घर में सन्नाटा था। लगता ही नहीं था कि यहाँ एक छोटी सी गेट टुगेदर होने वाली है। मीरा थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गई थी और दुपट्टा एक कंधे पर रखते हुए अपने बालों को सुखाने लगी, जो अब भी हल्के हल्के गीले हो रहे थे। अभी वो अपने बैग से क्लेचर तलाशने लगी कि अचानक अरुण जल्दबाजी में अंदर आया और फिर उसे देखकर ठिठक गया। मीरा भी घबराकर खड़ी हो गई। अरे आप कैसी हैं? उसने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाया। अरुण की नज़रें अचानक उसके लंबे बालों पर फिसल गई थीं। घने काले बाल घुटनों से कुछ ऊपर तक थे और उसकी आंखों में तारीफ उभर आई थी। जी मैं ठीक हूँ। वो उसकी नज़रों से बचती हुई जल्दी से अपने बाल पीछे करके दुपट्टा दोनों कंधों पर फैला चुकी थी।
बैठ जाइए, खड़ी क्यों है? अरुण ने प्यार से कहा तो वो बौखलाए हुए अंदाज में बैठ गई। अरुण भी उसके सामने बैठ गया। आप राशि के साथ आई थी? जी। कहाँ है वो? वो किसी काम से गई है। वो सिर झुकाए धीमी आवाज में बोल रही थी। सांवली रंगत में गुलाबीपन की हल्की हल्की मिलावट उसके सादे से चेहरे को बहुत खूबसूरत और मासूमियत दे रही थी। अच्छा, शायद किचन में होगी। एक्चुअली अभी कोई मेहमान नहीं आए ना। उसने अपनी एक दो कजिन्स और स्कूल कॉलेज के टाइम की एक दो फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था तो मीरा ने सर हिला दिया। वो उसके सामने बहुत कंफ्यूज हो रही थी। आप क्या पढ़ रही हैं? अरुण ने धीरे से पूछा। मीरा उसे कई बार बता चुकी थी कि वो मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है, मगर उसे याद नहीं रहा था क्योंकि वो तो मास्टर्स की स्टूडेंट्स लगती ही नहीं थी। नहीं, मैं एमएससी कर रही हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। गुड, बट आप मास्टर्स की स्टूडेंट नहीं लगती, काफ़ी छोटी लगती हैं आप। अरुण खुद को रोक नहीं पाया था कहने से, जबकि मीरा ने होंठ भींचते हुए सर झुका लिया। ऐसा करने से उसके दाएं गाल का डिम्पल जाहिर हो गया था और अरुण की नजरें एक पलकों से डिम्पल में उलझ कर रह गई थीं। अगले ही पल वो भंवर फिर से गायब हो गया था। अरे अरुण भैया, आप कब आए? राशि अंदर दाखिल हुई। बस थोड़ी देर पहले आया। तुम्हारी दोस्त अकेली थी, इसलिए उसको कंपनी दे रहा था। अच्छा, हालांकि उसके चेहरे से साफ जाहिर है कि उसे ये ड्राइवर की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। राशि ने उसे छेड़ा। लेकिन मैनर्स भी कोई चीज़ होती है ना, उसने उठकर खड़े होते हुए धीरे से कहा। तो राशि हंसने लगी, जबकि मीरा ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। नीली जीन्स की पैंट पर बेदाग लाइट ब्लू शर्ट पहने वो बिल्कुल फौजियों के अंदाज में खड़ा, चमकती नज़रों और मुस्कुराते हुए होंठों के साथ उसे ही देख रहा था। एक पल को दोनों की नज़रें मिलीं और अगले ही पल उन चमकती आंखों की चमक को सहन न करते हुए मीरा ने नज़रें झुका लीं। मेरी फ्रेंड को तंग मत करो भैया, मम्मी कह रही हैं जाकर बुआ और उनकी बेटियों को लेकर आओ। उनका ड्राइवर आज छुट्टी पर है। अच्छा, अगर उनका ड्राइवर छुट्टी पर है तो मैं उनका ड्राइवर बन जाऊं? ये अच्छी बात हुई। मैं छुट्टियां गुजारने आया हूं, ड्राइविंग करने नहीं। वो माथे पर बल डालकर बोला। ये सारी बातें आप मम्मी के सामने जाकर करें, तब मैं जानूं। राशि मजे से बोली। जा रहा हूँ भाई, क्या जमाना आ गया है। इतने हैंडसम फौजी को ड्राइवर समझ लिया है लोगों ने। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। राशि हंसने लगी, जबकि मीरा अपनी जगह चोर सी बन गई। वो जानती थी वो उसे ही सुना कर गया है। पार्टी शुरू हो चुकी थी। राशि ने काफ़ी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाया, फिर वो अपने मेहमानों में बिजी हो गई। वहाँ मौजूद सब लड़कियां और लड़के काफ़ी मॉडर्न टाइप के थे। इस पार्टी के हिसाब से उन्होंने हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था और खूबसूरत स्टाइलिश कपड़े पहने थे। मीरा का सादगी से भरा वजूद उनके आगे बिल्कुल फीका पड़ चुका था। मीरा को वॉशरूम जाना था। उसने राशि से पूछा तो वो उसे ऊपर वाले कमरे में ले आई और थोड़ी देर में आने का कहकर चली गई। मीरा ने सुकून से अपने बाल सुलझाए, फिर वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धो लिया। अभी वो अपना चेहरा साफ कर रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और राशि का नाम लेता हुआ कोई दाखिल हुआ। पीछे देखा, तभी कमरे में अरुण दाखिल हुआ। वो पूरी तरह शर्मिंदा होकर बाहर हो गया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इधर हैं। वो सफाई देने के अंदाज में वापस जाने को पलटा। सुनिए, वो एकदम बोली। जी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर आपको ड्राइवर नहीं कहा था, सर झुकाकर शर्मिंदगी से बोली। अरुण ने हैरानी से उसकी ओर देखा। गुलाबी फ्रॉक में मासूम सी लड़की के चेहरे पर खास चमक और मासूमियत फैली हुई थी। उसी चमक ने उसके आम से चेहरे को बहुत खूबसूरत बना दिया था। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा था आपके कमेंट का, वो खुले दिल से बोला। मुझे लगा आपको बुरा लगा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर इस बार अरुण को देखा था। काजल से भरी लाइट ब्राउन आंखों में सिर्फ शर्म की दास्तान थी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था आपकी बात को, अरुण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तभी राशि एक नौकरानी के साथ अंदर दाखिल हुई। नौकरानी के हाथों में खाना था। राशि, मेरा लैपटॉप कहाँ है? अरुण ने कहा। अरे वो तो माँ के रूम में है, ये कहकर उसने नौकरानी से कहा। अच्छा पा, हमें चाय भी यहीं दे जाना। अच्छा अरुण भैया, मम्मी आपको बुला रही थी, वो बेड पर बैठते हुए बोली। तो वो एक नज़र मीरा पर डालकर चला गया। चलो यार, खाना खाते हैं, कसम से भूख के मारे बुरा हाल है। राशि बेड पर बैठ गई। खाने के बीच वो दोनों हल्की फुल्की बातें करती रहीं। शाम का वक्त हो चुका था। मेहमान एक एक करके जा रहे थे और तभी राशि को मीरा के जाने का ख्याल आया। मम्मी, ड्राइवर तो बुआ को छोड़ने चला गया। अर्पिता जी से पूछा तो वो भी परेशान हुई। हाँ बेटा, ड्राइवर तो चला गया। तो मम्मी, मीरा को कौन ड्रॉप करेगा? तो बेटा ड्राइवर का इंतज़ार कर लो। अरे नहीं मम्मी, इसके दादू ने बोला था कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाए, और अब तो वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। मम्मी, मैं ऐसा करती हूँ,
मैं मीरा को खुद ही ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं बेटा, सुनैना की सास का फ़ोन आया था, वो कुछ ही देर में आ रही हैं, टेलर के पास जाना है और उनसे कह दो वो अपने कमरे में ही है। अर्पिता जी ने कहा तो वो एकदम भागती हुई अरुण के कमरे में आई। वो लैपटॉप सीने पर रखे आराम के अंदाज में लेटा था। अरुण भैया, मीरा को घर छोड़ आइए प्लीज़, ड्राइवर बुआ को छोड़ने चला गया है। तो ड्राइवर आधे घंटे तक आ जाएगा। अरुण की नज़रें अब लैपटॉप पर थीं। आधे घंटे तक तो वो बेचारी टेंशन ले लेकर बेहोश हो जाएगी। प्लीज़ अरुण भैया उठ जाइए, उसके घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर ज़्यादा लेट हो गई तो फिर उसे कभी भी कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। राशि ने विनती करने वाले अंदाज में कहा तो वो तिल मिलाकर उठ बैठा। आ रहा हूँ। कप्तान अरुण से ड्राइवर अरुण बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, जल्दी आओ। वो चिड़चिड़ाता पल भर में मेन डोर से बाहर निकल गया। राशि मीरा को लिए बाहर आई और ड्राइविंग सीट पर वो बैठा हुआ था। ओके बाय मीरा। मतलब तुम नहीं चलोगी? मीरा का रंग सफ़ेद पड़ गया। नहीं, हमें टेलर के पास जाना है, सो प्लीज़ सॉरी, तुम चली जाओ अरुण भैया के साथ। राशि माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोली। अरुण ने झुंझलाते हुए हॉर्न बजाया तो वो कांपते कदमों के साथ गाड़ी में बैठ गई। अच्छा सुनो, मेहंदी पर जरूर आना, पिक एंड ड्रॉप दूंगी। राशि ने हंसते हुए शरारत भरे अंदाज में अरुण को देखते हुए कहा। जी ठीक है, वो धीरे से बोली, जबकि अरुण ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में एसी की कूलिंग थी और अरुण के वजूद से उठती हल्की हल्की खुशबू। मीरा उंगलियां मरोड़ते हुए विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगर किसी ने उसे अकेले गाड़ी में और अरुण के साथ देख लिया तो बातें बनेंगी। वो अचानक बोली, जी सुनिए, मुझे मार्केट के पास ही उतार देना। क्यों, आपका घर तो वहाँ से काफ़ी दूर है। जी लेकिन मेरे मोहल्ले में अगर किसी ने मुझे आपके साथ अकेले गाड़ी में देख लिया तो बहुत बातें बनेंगी। अरुण ने हुंकारा भरकर गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और गाड़ी के अंदर रोशनी कर दी। मीरा ने हैरत से उसकी ओर देखा। उतरिए, वो लब भींच कर बोला, जबकि मीरा को अपने कानों पर यकीन न हुआ कि वो इस वक्त सुनसान सड़क पर उसे गाड़ी से उतर जाने को कह रहा था। गाड़ी से उतरिए, उसने ठंडे अंदाज में दोहराया। मीरा ने मुड़कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। सुनिए, उसके पुकारने पर उसने पलटकर उसकी ओर देखा। काजल से भरी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उतरकर पिछली सीट पर बैठ जाइए ताकि देखने वालों को ये लगे कि मैं ड्राइवर हूँ आपका, वो संजीदा अंदाज में बोला था और आखिरी बात पर जोर देकर कहा था। मीरा की पलकों से आंसू टूटने को बेताब थे। आई एम सॉरी, प्लीज़ रोइएगा मत, मुझे रोती हुई लड़कियों को चुप कराने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इसके साथ ही अरुण की खूबसूरत काली आंखें हल्के से मुस्कुराने लगी थीं, जबकि मीरा चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी सुनसान सड़क पर फर्राटे भरने लगी। वो अपने दुपट्टे के कोने से आंखें साफ करने लगी और गाड़ी के आगे फ्रंट पर लगे शीशे में नजर आती मीरा पर कभी कभी अरुण एक दो निगाह डाल लिया करता था। उसके दिल में अचानक ही एक उमंग जागी थी कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। मीरा के घर के सामने गाड़ी रोककर उसने पीछे पलट कर देखा और बोला, एक मिनट, अभी उतरिएगा मत। वो कहकर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे आया और घूमकर पिछली तरफ का दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोलकर उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो कुछ हैरान होती गाड़ी से उतरी। ड्राइवर अपनी मालकिन के लिए गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे ही खोलते हैं और मैं इस वक्त आपका ड्राइवर हूँ, वो धीमे अंदाज में बोला। मीरा ने उसकी तरफ देखा और एक सकुचाई हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को छू लिया। गाल का डिम्पल फिर से गहरा हो गया था। थैंक यू, वो नम अंदाज में कहकर अपने घर के गेट की ओर बढ़ गई और वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जब वो घर के अंदर चली गई तो उसने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। वापसी के सफ़र में किसी के ना होने का एहसास उसके साथ था। कौन सा ड्रेस पहनोगी आज अपनी दोस्त की बहन की मेहंदी में? नैना ने नाश्ते के बर्तन धोती मीरा से पूछा। पता नहीं यार, मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा, मगर राशि ने इतनी जिद की है। तुम पागल हो, इतनी अच्छी दोस्त हो, वो तो चिराग लेकर भी नहीं मिलती। नैना ने काउंटर से टेक लगाते हुए कहा। लेकिन वो लोग इतने अमीर हैं यार, मुझे उन सबके बीच अपना आप बहुत अजनबी सा लगता है। तुम्हारा ये एहसास हीन भावना का है, यह एहसास कब ख़त्म होगा यार? नैना ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा तो वो चुप हो गई। फिर वो शाम को तैयार होकर बैठी थी कि ड्राइवर उसे पिक करने आ गया। वो ड्राइवर के साथ राशि के घर के लिए निकल आई। फार्म हाउस में मेहंदी के फंक्शन के सब इंतजाम पूरे करवाने के बाद वो घर लौटा था। फंक्शन का वक्त शाम के बाद का था और इस वक्त सूरज डूबने ही वाला था। वो अपने कमरे में आया। उसके कपड़े अर्पिता जी पहले ही निकाल कर रख चुकी थीं। जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर वो तैयार होने लगा। परफ्यूम लगाने के बाद उसने कलाई पर घड़ी बांधी
और अपना वॉलेट उठाकर जेब में डाला। एक हाथ में गाड़ी की चाबियां, दूसरे हाथ में मोबाइल उठाकर मैसेजेस चेक करता हुआ वो तेजी से कमरे से निकला था और फिर किसी से जोरदार टकरा गया। उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। सामने वाले की दबी दबी चीखों से उसके होश उड़ गए थे। ओह सो सॉरी, वो जल्दी से बोला। फिर सामने खड़ी मीरा को देखकर वो हैरान भी हुआ था। वो अपने माथे को दबाए खड़ी थी और आंखों में दर्द के मारे पानी जमा हो गया था। इंसान है या पत्थर के बने पहाड़, मेरा सिर टकराकर बुरी तरह लहूलुहान हो चुका है, वो दर्द से कराहते हुए बोली। ओ सॉरी यार, जोर से लगी क्या? और उन्हें झुककर माफ़ी मांगने वाले अंदाज में पूछा। वो कद में काफ़ी छोटी थी, मुश्किल से उसके सीने तक आती थी और उसका सिर उसके चौड़े सीने से ही टकराया था। नहीं, बहुत आराम से लगी है, सिसकते हुए कड़वी निगाहों से उसे देखते हुए बोली। यार एक बार फिर से सॉरी, लेकिन तुम्हें भी देखकर चलना था चाहिए था ना। वो अपना मोबाइल उठाते हुए बोला, जिसकी स्क्रीन पर लंबे लंबे स्क्रैच नजर आ रहे थे। आप मुझसे टकराए हैं, मैं नहीं, वो चिड़चिड़े अंदाज में बोली। माथे में अब भी दर्द हो रहा था। ये देखिए, आपकी वजह से मेरे मोबाइल का क्या हाल हो गया। उसने भी गुस्से से चबाकर अपना मोबाइल उसके सामने लहराया। और आपके टकराने से मेरे जो माथे का हाल हुआ है उसका क्या, वो कड़वे अंदाज में बोली। और ये बात सही थी, उसके माथे पर हल्का लाल निशान साफ नजर आ रहा था। गलती तो खैर आपकी भी है, वो कंधे उचकाकर बेपरवाही से बोल पड़ा। तो वो गुस्से से पांव पटकती चली गई। अरुण भी राशि के कमरे की ओर बढ़ चुका था। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो दरवाजे के पास ही रुक गया। राशि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी, जबकि मीरा बेड के किनारे रूठी रूठी सी बैठी थी। राशि, कैमरा चार्ज कर लिया था ना? अरुण ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। हाँ, वो बेड साइड टेबल पर पड़ा है। वैसे कैमरे का क्या करना है? अपना फोटोग्राफर नहीं होगा क्या? राशि अपनी लिपस्टिक का शेड चेक करते हुए बोली थी। यार होगा, मगर मुझे खुद पिक्चर्स बनाने का शौक है। कहते हुए बेड साइड टेबल से कैमरा उठाते एक शरारती सी मुस्कुराहट मीरा की ओर उछाली थी और वो पीठ मोड़कर बैठ गई। जल्दी से रेडी होकर आओ, सब गाड़ियां जा चुकी हैं, मैं सिर्फ 15 मिनट वेट करूंगा, वो राशि से कहकर कमरे से निकल गया। मीरा उसके जाते ही आईने के सामने आकर खड़ी हुई और अपने माथे पर जाहिर होता निशान देखने लगी। राशि जो अपना मेकअप पूरा कर चुकी थी उसकी ओर देखने लगी। ये देखो, मीरा ने उसकी तरफ अपना माथा किया। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारे भाई से टक्कर हुई थी, उसका मोबाइल पहले मेरे सिर पर बजा और उसके बाद तुम्हारे भाई का वो चौड़ा फौलादी पत्थर जैसा सीना, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि राशि जोर से हंसने लगी। अच्छा चलो मुंह मत बनाओ, हल्का सा मेकअप कर देती हूँ, तुम्हारा ये निशान छुप जाएगा, राशि ने कहा। फिर उसके ना करने के बावजूद भी उसका हल्का सा मेकअप कर दिया। मीरा ने अपने बालों को जूड़े में लपेटा, दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर डालकर राशि के साथ बाहर पोर्च तक आई। राशि फ्रंट सीट पर बैठी, जबकि मीरा पिछली सीट पर बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। अरुण भैया, आपने मीरा को टक्कर क्यों मारी? राशि ने मजाक के अंदाज में पूछा। तौबा तौबा, भला मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकता हूँ? असल में हम दोनों अचानक ही एक दूसरे से टकरा गए थे। क्यों मीरा, यही हुआ था ना? वो शरारती मूड में था, वो कुछ नहीं बोली, जबकि मुंह फुलाए बैठी रही और खिड़की से बाहर देखने लगी। फंक्शन में राशि की और भी दोस्तें आई हुई थीं। उनमें से एक दोस्त प्रिया, जो उसके कॉलेज टाइम की थी, वो अरुण के कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। और ये देखकर पता नहीं क्यों मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल में जैसे सन्नाटे उतर रहे थे। नहीं, तुम उस इंसान के बारे में नहीं सोच सकती, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम कहाँ ज़मीन की खाक और वो आसमान का चांद। उसके दिल ने उसे याद दिलाया और फिर वो बाकी फंक्शन बड़ी मुश्किल से गुजार पाई। वहाँ से घर वापस आई तो सामने एक तूफान खड़ा था। उसकी बुआ घर पर मौजूद थी। उसे देखते ही वो उठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। अरे, हमारे घर में कभी ऐसा हुआ था कि आधी आधी रात को लड़कियां घर से बाहर रहें और फिर ड्राइवर के साथ घर लौटें? बहुत खुली छूट दे दी है भैया ने। ये ना हो किसी दिन तुम्हारे सारे सपनों पर खाक डाल दे, फिर सिर पकड़कर बैठे रहना। इस जैसी लड़कियां जब अपने कदम बाहर रखें तो कब बहक जाएं कुछ पता नहीं चलता। मैं आपसे अपने देवर के रिश्ते की बात कर रही थी ना। अब विजय चाहता है कि ये शादी इसी महीने हो जाए। अरे, मेरे देवर ने तो जब से इसे गाड़ियों में आते जाते देखा है तब से ही वो बेचारा परेशान है। आज मुझे बताया कि आधी रात को ये घर से बाहर थी। मैं तो भागी भागी चली आई। अब बस बहुत हो गया, ये दोबारा मुझे बाहर जाती हुई दिखाई ना दे और आप जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करें, क्योंकि शादी 1 महीने के अंदर अंदर होगी। 1 महीना काफ़ी है आप लोगों को दहेज वगैरह तैयार करने के लिए। बस शादी की तैयारी के साथ साथ दहेज की भी तैयारी करते रहना।
दहेज की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। वो लगातार बोलती जा रही थी और सब लोग नजरें झुकाए बैठे थे। मीरा को तकलीफ हुई थी कि किसी ने भी आगे बढ़कर उसका साथ नहीं दिया था। वो रोती हुई वहां से अपने कमरे में जाकर पूरी रात रोती रही। रोते रहने की वजह से अगली सुबह वो बुखार में तप रही थी और शायद विजय जैसी गिरी हुई सोच वाले इंसान से शादी करने का डर भी उसके दिमाग पर बुरी तरह सवार था, जिसने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। आज सुनैना की बारात थी और अरुण सुबह से काफ़ी बिजी था। होटल में सारे इंतजाम वही देख रहा था। कुछ देर बाद बारात भी आ चुकी थी, मगर जिसका इंतजार था वो अभी तक नहीं आई थी। उसने कितनी बार दरवाजे की ओर देखा था कि शायद वो आ जाए। फिर वो पलटा और तेजी से ब्राइडल रूम की ओर बढ़ा। दरवाजा लॉक करके अंदर दाखिल हुआ तो सुनैना और राशि सेल्फी ले रही थी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, वो सुनैना का माथा चूमते हुए बोला। थैंक यू भैया, अब आप भी जल्दी से मामा को बहू दे दें। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत जल्दी, भगवान ने चाहा तो। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर राशि का हाथ थामकर बाहर ले गया। राशि, तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आई? कौन सी वाली? वो हैरानी से बोली। वही जो मासूम सी है, क्या नाम था उसका? हाँ मीरा। वो जल्दी से बोला। नहीं वो नहीं आई, दरअसल मैंने फ़ोन किया था, उसकी माँ ने बताया कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है तो वो नहीं आ सकती। मैंने बात भी की थी उससे, उससे तो बात भी नहीं हो रही थी, उसकी आवाज़ बुखार की वजह से काँप रही थी। मीरा ने बताया तो उसके अंदर जैसे बेचैनी सी बढ़ने लगी। चलो अच्छा ठीक है, वो धीरे से बोला और फिर बाहर मेहमानों को अटेंड करने चला गया। मगर उसका दिल न जाने क्यों उदास था। विदाई के वक्त जब वो लोग घर लौटे तो उसने कपड़े चेंज कर लिए, सोफे पर बैठकर अपना सिर पीछे की ओर टिका दिया और उसी के बारे में सोचने लगा। फिर 3 दिन लगातार गुजर चुके थे और वो आज दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। जब वो वापस आया तो राशि तैयार हो रही थी। तुम कहीं जा रही हो? उसने हैरानी से पूछा। भैया आज मीरा की मंगनी है तो वहीं जा रही हूँ। उसके बाद अरुण को ऐसा महसूस हुआ कि पूरा आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा है। क्यों इतनी जल्दी मंगनी? कुछ हुआ था क्या? नहीं मुझे नहीं पता, वो तो बस उसकी बहन का फ़ोन आया था कि उसकी मंगनी है और उसकी बहन पार्लर जाना नहीं चाहती तो आकर मैं उसे तैयार कर दूं। उसने मुझे यह भी नहीं कहा कि मेरी मंगनी पर आ जाना। पता नहीं क्या बात है, राशि जवाब देती हुई बोली। बेटा हमारा ड्राइवर तो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। तो तुम गाड़ी चला लोगी? अर्पिता जी ने अंदर आते हुए पूछा। चला लूँगी मामा, मगर फिर आप ही रोइएगा, यहाँ ना मार देना वहाँ ना मार देना। वो सिर खुजलाते हुए बोली। अच्छा चलो छोड़ो, अरुण आ गया है ना, ये हमें ले जाएगा। अर्पिता जी ने पत्थर की तरह जमे खड़े अरुण से कहा तो वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दिल में गहराई से सन्नाटे उतरने लगे थे। कुछ देर बाद ही वो लोग मीरा के घर पहुंचे। बाहर आंगन में ही मेहमानों के बिठाने का इंतजाम किया गया था। वे लोग अभी बैठे ही थे कि किसी औरत के चिल्ला चिल्लाकर बोलने की आवाज़ें आने लगीं। अरे ये क्या इंतजाम किया है तुम लोगों ने? किसी होटल में नहीं कर सकते थे क्या? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी मरण में आ गए हैं। अरे मेरे इकलौते देवर की मंगनी हो रही है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी ससुराल में? आप लोगों को तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मेरा आभारी होना चाहिए कि आपकी मामूली शक्ल सूरत की काली कलूटी बेटी से अपने देवर की शादी करवा रही हूँ, वरना तो दिल ही नहीं मान रहा था। मैंने अपनी सास को तो जैसे तैसे मनाया है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, शादी पर मुझे और मेरी सास को 2 तोले के झुमके चाहिए। वो बनवा लिए हैं ना आपने? वो औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी और उसके बोलने के अंदाज और बातों से साफ समझ आ रहा था कि वही मीरा की बुआ है। कितनी घटिया औरत है। तौबा तौबा, अरे अपने ही भाई के घर में इस तरह की बातें कर रही है। बहनें तो अपने भाइयों पर जान देती हैं, इसे अपने भाई का जरा भी एहसास नहीं। अरे तेरा भाई तुझे और तेरी सास को 2 तोले सोना कहाँ से ला कर देगा? पता नहीं मैंने क्या खाकर तुझे पैदा किया था, जो मेरे घर तुझ जैसी डायन बेटी पैदा हुई, जो अपने ही भाई के घर में डाका डालना चाहती है। अरे अपने ही अपनों के काम आते हैं और कोई दहेज और सोना नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, पहले बहनों की शादियां करवाई और अब बेटियों की बारी है। जिंदगी भर उसने सुख की सांस नहीं ली और आज भाई का साथ देने की बजाय अपनी ससुराल का साथ दे रही है। तू तो डायन है, डायन। मीरा की दादी अपनी बेटी की बातें बर्दाश्त न कर पाईं और बुरी तरह फट पड़ी। वहाँ पर एक जंग सी शुरू हो गई। सब लोग दिलचस्पी से देख रहे थे। मैं अब अपने देवर का रिश्ता यहाँ नहीं करूँगी, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मैं भी देखती हूँ आपकी काली कलूटी बेटी को कौन सा शहजादा बिहाने आता है और कौन उसे दहेज के बिना लेकर जाता है।
अरे ऐसी शक्ल को तो कोई लाखों में भी लेकर न जाए। बुआ ने फिर से जहर उगला। बस बहुत हो गया। मैं अपनी बेटी बेच नहीं रहा जो ऐसी बातें कर रही हो। शर्म आनी चाहिए, अपनी ही भतीजी के बारे में इस तरह की बात कर रही हो। भगवान ने तुम्हें बेटी दी होती ना तो तुम्हें बेटियों के दुख मालूम होते। सुरेश जी ने इस बार कड़क अंदाज में कहा, मगर उनके लहजे में आंसुओं की नमी थी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ तो बस ख़त्म करें फिर ये सब बातें। जहाँ करना है ना अपनी बेटी का रिश्ता करें। मैं भी देखती हूँ कौन लेकर जाता है इसे। वो औरत बोली तो अरुण को बर्दाश्त ना हुआ। वो एकदम से उठा। अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं बेटियों के घर दहेज और पैसों से बचते हैं। ये नसीब की बात है और भगवान जिसके नसीब में जो लिखता है उसे वही मिलता है। उसकी बात पर अर्पिता जी और राशि एकदम हैरान हुए। बेटा, ये वक्त जज्बाती बातों का नहीं है। तुम ऐसे किसी भी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? अर्पिता जी ने धीरे से पूछा। माँ, मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ और जिस तरह की पवित्र और शर्म की मूरत में ढली मैं लड़की चाहता था, मीरा वही है और मैं इसे शादी दिलो जान से करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी इजाज़त भी मुझे चाहिए। वो अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए बोला। सब लोग हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। फिर अर्पिता जी हल्के से मुस्कुराईं और सिर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर में जहाँ मंगनी होने जा रही थी अब वहाँ शादी का इंतजाम हो गया था, क्योंकि वो अब और देर नहीं करना चाहता था। सीधे सीधे मीरा को अपना बनाकर वो उसे यहाँ से लेकर चले जाना चाहता था। राशि तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर मीरा एकदम पत्थर बनी बैठी थी। मीरा के माँ बाप भाई बहन बहुत ज़्यादा सुकून से और खुश दिखाई दे रहे थे, मगर दूसरी तरफ बुआ चीखती चिल्लाती वहाँ से निकल गई थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं विदाई अभी इसी वक्त चाहता हूँ। दरअसल मेरी 15 दिन के बाद वापसी है, तो मैं काफ़ी समय के बाद वापस आता हूँ, लगभग 2-3 महीने के बाद। इसीलिए मैं इससे पहले ही शादी करके मीरा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और उन्हें सुरेश जी से कहा, लेकिन बेटा कुछ लेन देन तो होना ही चाहिए ना। इस तरह कैसे बेटी को खाली हाथ विदा कर दूँ? लोग क्या कहेंगे कि बोझ थी हम पर। सुरेश जी ने कहा, अंकल, खराबी बताऊं कब पैदा होती है? जब हम लोगों की आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। ये लोग आपकी ना खुशी में खुश हो सकते हैं ना ही आपके गम में उदास। इसीलिए लोगों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। वो अपने ख़ास अंदाज में मीठे मीठे बोलता हुआ सुरेश जी का दिल मोह ले गया। तुम्हारे जैसे बेटे हों तो कभी कोई अपनी बेटियों को बोझ न समझे और ना ही उन्हें विदा करते हुए डरे। सुरेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो जल्दी से उसने उनके जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। कुछ ही देर में उन दोनों की शादी हो गई और उसे विदा करवाकर वो अपने घर पहुंच चुका था। सुनैना को खबर दी गई तो वो भी भागी भागी चली आई। वो भी खुश थी कि उसके भाई की शादी हो गई, लेकिन इस बात का दुख सबको था कि इतनी सादगी से ये शादी हुई थी। सुनैना और राशि उसे लेकर कमरे में आईं और वहां बिठाने के बाद वापस चली गईं। वो उनके जाने के बाद उठी और ड्रेसिंग के सामने जाकर अपना रूप देखने लगी। सांवली सी रंगत में इस वक्त वो कोई चांद सी दुल्हन तो नहीं लग रही थी, मगर वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जो उसकी झोली में चांद डाल दिया गया था उसके सामने तो शायद वो कुछ भी नहीं थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ, साथ ही अरुण अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुराता हुआ उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। जब उसने निगाहें उठाकर सामने मिरर में देखा तो अपने आप को और भी कम पाया। सफ़ेद शर्ट में अरुण इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था, जबकि वो दुल्हन के ख़ास ड्रेस में भी बहुत आमसी लग रही थी। दिमाग में हीन भावना का एहसास फिर से भरने लगा। वो बिना जवाब दिए उसकी साइड से होकर जाने लगी तो अरुण ने उसके बाजू थाम लिए। अरे किधर जा रही हो? बैठो, बातें करते हैं। अरुण ने उसे खींचकर अपने करीब करते हुए गंभीर अंदाज में कहा तो वो एक झटके से खुद को छुड़ाते हुए उससे दूर हो गई और अरुण के चेहरे पर हैरत के भाव उभर आए। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ, क्योंकि शादी आपने मुझसे दुनिया को दिखाने के लिए की कि आप बहुत महान इंसान हैं, जिसने मुझ जैसी आम सी लड़की को चुन लिया, वो भी बिना किसी डिमांड के। होने वाले मंगेतर ने मुझे ठुकरा दिया और आप आगे बढ़कर शादी के लिए तैयार हो गए। कोई ड्रामा चल रहा था क्या कि आपको हीरो बनकर अपनी हमदर्दी दिखानी थी, सबकी नज़रों में महान बनना था कि देखो इस मासूम बेबस लड़की को मैं अपना रहा हूँ। वो तो जैसे गुस्से के मारे फट पड़ी थी। तुम गलत समझ रही हो मीरा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सब किसी हमदर्दी में नहीं कर रहा, बल्कि वो उसका हाथ थामकर एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हो गई। दूर रहकर बात कीजिए मुझसे, मुझे किसी भी बात में बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अच्छी तरह से अपनी औकात जानती हूँ।
वो हथेली से अपने आंसू साफ करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वो उदास अफसोस करता हुआ वहीं सोफे पर बैठ गया। मुझे आते ही उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो अपने मन में सोचने लगा। वो इंसान जिससे उसकी शादी टूटी, शायद वो उसे चाहती होगी। चाहे कुछ भी हो, किसी लड़की का शादी टूट जाना कोई मामूली बात नहीं होती। इसलिए मैंने उसे और दुख दिए इसलिए मैंने उसे जाने बगैर अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। वो अपना माथा मसलते हुए सोचने लगा। कुछ देर बाद वो बाहर आई और फिर बेड पर करवट लेकर लेट गई। वो सर झटक कर उठकर कपड़े चेंज करने लगा और वापस आया तो शायद वो सो चुकी थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी, मगर वो भी चुपचाप दूसरी साइड पर लेट गया। लेकिन दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। अगली सुबह आंख खुली तो निगाह अचानक ही उस दिशा में गई जहां पर वो अपने लंबे सिल्की बालों को सुलझा रही थी। हल्के येलो कलर के सूट में उसकी सांवली रंगत दमक रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया तो उसने अपनी लंबी पलकें उठाकर उसे देखा और फिर उसके साइड से होकर गुजरने लगी। आई एम सॉरी, मुझे रात को आते ही इस तरह तुमसे फ्री नहीं होना चाहिए था। वो उसके चेहरे पर निगाहें टिकाकर बोला तो वो सर झटक कर अपने बाल समेटने लगी। कुछ देर के बाद वो नाश्ता करने नीचे आए तो सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हंसी मजाक के बीच सबने नाश्ता किया था, मगर वो गुमसुम सी सबके बीच बैठी हुई थी। अरे बेटा, तुम भी कुछ बोलो ना, मैं तो तुम्हें कभी आज तक बोलते नहीं देखा, अर्पिता जी ने कहा। सॉरी आंटी, मैं कम ही बोलती हूँ, वो धीरे से बोली। अरे बेटा, अच्छी बात है कम बोलना, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम तरस जाएं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, अर्पिता जी ने हंसते हुए कहा। तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। भैया, अब इसकी स्टडी का क्या होगा, राशि ने पूछा। तो वो भी संभल कर निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। हाँ, स्टडी तो ज़रूरी है, मगर मैं चाह रहा था जयपुर में ही इसका एडमिशन करवा दूँ। वो सुकून से बोलता हुआ उसे बेसुकून कर गया था। रिसेप्शन किस दिन का रखना है, सुनैना ने पूछा। मेरे ख्याल में वीकेंड पर रख लें, क्योंकि मुझे अगले ही दिन वापस जाना है। तो सब लोगों ने उसकी बात पर सर हिला दिया। घर में सुनैना और राशि की फरमाइश पर ढोलकी रखी गई थी। वे मीरा को सादगी से विदा करके अपने घर ले आए थे, लेकिन अब अपने तरीके से शादी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। अपने सब रिश्तेदारों को बताना चाहते थे कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। हर वक्त हल्ला गुल्ला रहता था, मगर उन दोनों में अभी तक किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। वो जब कमरे में आता तो वो सो रही होती थी और उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर चली जाती। वो इस सारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा झुंझला गया था। आज रिसेप्शन था तो वो लेमन कलर के हल्के लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। रिसेप्शन से फ्री होकर वो घर पहुंचे और वो सबसे इजाज़त लेकर फ़ौरन अपने कमरे में आया था। जब वो कमरे में आया तो वो अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार रही थी। ये हक मुझे भी दे दीजिए, पीछे आकर खड़ा होते हुए धीरे से बोला, साथ ही साथ हाथ बढ़ाकर उसका झुमका उतारने लगा। मैं कर लूँगी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वो धीरे से दूर होने लगी तो वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर गया, इतना करीब कि मीरा की नाजुक मुलायम धड़कनें उसके चौड़े सीने से मिस होने लगीं और अरुण के पूरे बदन में किस्पार्क हुआ था। अनजाने ही उसके चेहरे पर आए बालों को उसने पीछे कर दिया था और उसे नाराज नज़रों से देखने लगा। क्या चाहती हो मीरा, कब तक चलेगा ये सब कुछ? वो शिकायती अंदाज में बोला। मैं जानती हूँ कि आप ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी निभाने की कोशिश में कर रहे हैं, वरना मुझ जैसी आम सी, बस इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना। समझती क्या हो खुद को? तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? मैंने तुमसे शादी क्यों की? मैं इसके रीजन बताने की कोशिश भी करता रहा, मगर तुमने सुनना गवारा नहीं किया। मैंने ज़िंदगी में अगर किसी को अपना आदर्श माना तो वो तुम जैसी लड़की थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, कोई हमदर्दी में शादी नहीं की। क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारी मंगनी की खबर सुनकर मेरे ऊपर क्या बीती थी? मैं वहाँ सिर्फ एक नज़र आखिरी बार तुम्हें देखने गया था, मगर भगवान ने कुछ और ही मेरे लिए लिखा था। इस चमत्कार पर मैं हैरान था कि भगवान ने मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दी थी। मैं तो उस दिन के लिए अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं वो कम है, मगर तुम भी हद करती हो यार, किसी भी बात की। शायद तुम अपने उस होने वाले मंगेतर को पसंद करती थी, इसीलिए मुझे अपने पास आने की इजाज़त नहीं देती हो, और मैं इसीलिए जितना चाहे तुम्हें वक्त देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आइंदा तुम खुद को इस तरह बुरा भला नहीं कहोगी। मैं कल सुबह जा रहा हूँ वापस, फिक्र मत करना, तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, आज की रात भी नहीं। वो दर्द में कहता हुआ वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसकी बातों पर वो एकदम पत्थर बनी खड़ी रह गई। उसे तो अपनी किस्मत पर हमेशा से शिकवा रहा था। अपनी शक्ल सूरत को लेकर
वो हमेशा हीन भावना का शिकार रहा करती थी, मगर इतना डैशिंग हैंडसम इंसान उससे मोहब्बत करता था, ये बात तो उसके ख्यालों में भी नहीं थी। लेकिन जो बात वो अभी करके गया था कि वो अपने होने वाले मंगेतर को पसंद करती थी, ये बात उसे तीर की तरह लगी थी। उसे तो विजय कभी अच्छा ही नहीं लगा था। उसने अगर कभी किसी को चाहा था तो वो अरुण ही था, मगर कभी चाहत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो खुद को उसके काबिल ही नहीं समझती थी। वो वॉशरूम से निकला और अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन सुबह वो उठी तो साइड टेबल पर एक खत पड़ा हुआ था। उसने उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे रिश्ते के बारे में प्लीज़ किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और तुम फिक्र मत करो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहो तो भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और हाँ, अपनी पढ़ाई यहीं पर रहकर कंटिन्यू करना। कल से तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो, और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें यहाँ जयपुर आने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। खत में लिखे हुए शब्द पढ़कर वो जैसे एकदम सन्न रह गई थी। दिन हफ्तों में गुजर चुके थे। वो अपनी रूटीन के अनुसार यूनिवर्सिटी जा रही थी। उनके रिश्ते के बारे में किसी को कोई भनक नहीं पड़ी थी। आज शाम जब वो घर आई तो सामने बैठे अरुण को देखकर दिल की धड़कन थम सी गई। वो अपनी फौजी यूनिफॉर्म में था और शायद अभी अभी घर आया था। लीजिए, आपकी धर्म पत्नी जी भी आ गई हैं, इसे संभालिए। और वो उंगलियां मरोड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने एक नज़र उस पर डाली। मैं कमरे में जा रहा हूँ, एक कप कॉफ़ी भेज देना। कहता हुआ वो कमरे की ओर बढ़ गया और वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। कॉफ़ी बनाकर कमरे में आई तो वो फ्रेश हो चुका था और सोफे पर बैठा हुआ था। तुमने ये तकलीफ़ क्यों की, किसी नौकर से कह देती। उसके हाथ से कप मांगते हुए वो धीरे से बोला तो वो अपने होंठ भींच कर रह गई। आप नाराज़ हैं मुझसे? रात को डिनर के बाद वो विंडो के पास खड़ा चाय पी रहा था जब वो उसके पास आकर बोली थी, नहीं, क्योंकि नाराज़ तो उनसे हुआ जाता है जिनसे दिल का कोई रिश्ता होता है। वो बेरुखी भरे अंदाज में बोला तो मीरा की आंखें नम होने लगीं। फिर वो एकदम से उसे पीछे से लिपट गई और अरुण तो एकदम सन्न रह गया था। मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। बचपन से बस अपने लिए नेगेटिव बातें सुनी थी कि ये बदसूरत है, कम सूरत है, काली है। ये सुन सुनकर मैं जैसे खुद को कम समझने लगी थी। वो उसकी पीठ से सर लगाकर रोते हुए बोली। वो धीरे से उसे अपने पीछे से हटाते हुए पलटा और उसके हाथ थामकर अपने करीब कर गया। मीरा, भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं होती, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने इंसान को बड़े ही प्यार से बनाया है और यही उसकी खूबसूरती है। दूसरी बात, लोग क्या कहते हैं उसको दिल पर लगाना, ये सबसे बड़ी खराबी है। मैंने उस दिन तुम्हारे पापा को भी यही बोला था, आज तुमसे बोल रहा हूँ। लोग हमें किसी हाल में जीने नहीं देते। कुछ भी कर लो, लोग कमियां तलाश कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का काम ही यही है। तुम खुद को देखो कि तुम कैसी हो। तुम्हें तुम्हारी नज़रें खूबसूरत बनाती हैं, ना कि किसी और की। अगर नहीं देखा तो चलो खुद को छोड़ दो। आज मैं तुम्हें अपनी नज़रों से बताता हूँ कि तुम कितनी हसीन हो। तुम कैसी हो, देखो, ये मोटी मोटी सी काली आँखें जिनकी लंबी पलकें इस कप्तान की धड़कनों को बढ़ा देती हैं। वो उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए खुमारी भरे अंदाज में बोला। फिर बारी बारी उसकी आंखों पर अपने होंठ रख गया, जबकि वो शर्म से सिमट गई थी। और देखो, मेरी जरा सी शरारत से ये शर्म की फैली हुई हल्की लाली जो किसी भी मेकअप को मात देती है। वो उसके गालों को चूमते हुए बोला। उसकी बेबाकियों पर वो कांपने लगी थी। और देखिए इन रेशमी बालों को, जिनकी खुशबू मेरे दिल को एक नया सुकून देती है। उसके जूड़े में कैद बालों को खोलते हुए हाथ में भरकर अपने लबों से लगाते हुए बोला तो वो घबराकर उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा गई। वो हल्के से मुस्कुराता हुआ उसे अपनी बाहों में ले गया। मुझे भी आपसे कुछ कहना है, उसने सर उठाकर कहा। हाँ बोलो, वो उसके पंखुड़ी से लबों को देखते हुए बोला। मैं अपने उस होने वाले मंगेतर से मोहब्बत नहीं करती थी। मेरी तो जान जा रही थी कि मेरी उस बदतमीज से शादी होने वाली है। आपको पता है, जब आप राशि की दोस्त प्रिया के करीब हो रहे थे उस दिन सुनैना दीदी की शादी में, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जान ही नहीं पाई कि मैं कब कैसे आपको पसंद करने लगी थी। वो धीमे अंदाज में बोली, जैसे अपने किसी जुर्म का इकरार कर रही हो, मगर उसका ये इकरार तो जैसे अरुण को नई जिंदगी दे गया था। वो दोबारा से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे दीवानों की तरह देखने लगा। फिर से कहो मीरा, जो अभी तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती थी, वो दीवानगी भरे अंदाज में बोला। तो इसके इस अंदाज पर वो शर्म से लाल हो गई। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ,
जब आपको पहली बार देखा था तब से ही, और आज इस यूनिफॉर्म में देखकर तो मेरी मोहब्बत आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम, बहुत क्यूट हैं आप, और बहुत खूबसूरत भी। वो अब की बार मुस्कुराकर बोली तो वो हंस पड़ा। ये तो तुम्हारी निगाहों का कमाल है मैडम, वो बोला। फिर अपने अंगूठे से उसके लबों को हल्के से रब करने लगा। इन होठों ने आज मेरे लिए जो इकरार किया है ना, इस इकरार के बदले इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। वो बोला तो उसने सटपटाकर उसे देखा, मगर उसकी शरारती निगाहों के सामने हार मानते हुए निगाहें झुका लीं। कप्तान अरुण तो इन गिरती उठती पलकों को देखकर पागल हो गया था। वो उसकी ठोड़ी को थाम कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसके चेहरे के हर नक्श को बड़े ही प्यार से अपने लबों से छूने लगा। उसके लबों को अपनी पकड़ में ले गया। फिर वो उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठाते हुए बेड की ओर बढ़ा और नरमी से बिठाते हुए खुद भी उसके पहलू में बैठ गया। फिर साइड टेबल से मखमली केस निकाला और उसमें से एक डायमंड रिंग निकालकर उसे पहनाई और उसके हाथों पर भी अपने होंठ रख दिए। वो शर्माती हुई उसके सीने में दुबक गई। आज की रात आपकी सारी शर्म उतार दूंगा, वो उसके कान की लौ को चूमते हुए बोला। तो वो धीमा सा मुस्कुराती उसकी शर्ट को दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़े उसके और भी करीब हो गई और वो उसे अपनी बाहों में समेट चुका था और उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। अगली सुबह बहुत हसीन थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल सुलझाते हुए मुस्कुरा रही थी। आज से उसे अपना आप बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने आज खुद को उसकी निगाहों से देखा था और उनकी आँख खुली तो उसे यूँ मुस्कुराते देखा। वो धीरे से उठा और उसके करीब जाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वो एकदम से चौंक गई। क्या बात है मैडम, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी। उसकी बात के जवाब में वो कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में बोली थी। तो ये बात है। अच्छा, अब इतनी अपनी किस्मत पर बाद में खुश होते रहना, पहले काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम आपके मायके होकर आते हैं, क्योंकि फिर हमें कल सुबह जयपुर के लिए निकलना है। इस बार तो साथ चलोगी ना? वो मुस्कुराकर बोला। मैं तो पहले भी जाना चाहती थी, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, नाराज होकर चले गए थे। वो रूठे अंदाज में बोलती सीधा और उनके दिल में उतरती महसूस हुई। अच्छा जी, अगर ऐसी ही बात थी तो कहा क्यों नहीं? वो उसका रुख अपनी ओर करते हुए बोला। आपसे डर लग रहा था, बहुत गुस्से में थे आप, वो मुंह लटकाकर बोली। तो वो हल्के से मुस्कुराते हुए अपने होठों से उसके गालों को छू गया और वो शर्माती हुई उसके सीने से लग गई। फिर वो उसे तैयार होने के लिए कहकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई और अर्पिता जी को बताने के बाद वो उसकी फैमिली से मिलने चले गए। सब लोग उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुए थे। उसकी फैमिली और उनके सामने बिछी जा रही थी। उनकी मोहब्बतें देखकर वो बस मुस्कुरा रहा था। फिर सबसे इजाज़त लेकर शाम को वो लोग घर वापस आए और फिर जयपुर जाने की तैयारियां करने लगे। अगले दिन सुबह सुबह वो लोग जयपुर के लिए निकल गए थे, जिंदगी के एक नए सफ़र की ओर, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां उनका इंतजार कर रही थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।